क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मेरा पैसा तो ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, फिर भी क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है? इन्फ्लेशन से मेरे को क्या मतलब है? क्या इन्फ्लेशन का कुछ कनेक्शन है मेरे रिटर्न से? यस, ऐसे बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन कई बार हमको नहीं पता होते हैं यदि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं। ये मेरे को कैसे पता चला? जब मैं उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स को सर्च कर रहे हैं, अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, नया इंस्ट्रूमेंट सर्च करना चाहते हैं, बेटर फंड चूज़ करना चाहते हैं। तो उन कंडीशंस में जब बात करते हैं तो ऐसा कई बात सामने आता है कि हमको ये नहीं पता है एग्जैक्टली कि मेरे पैसे के साथ क्या हो रहा है। जो हमको जैसा बोल रहा है हम वैसा फॉलो कर रहे हैं और उसके हिसाब से पैसा वहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो वी नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। हमको पता होना चाहिए कि मेरे पैसे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम दूसरे के पैसे का बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने पैसे का बात कर रहे हैं। तो ये है रीज़न मेरे इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का। द पर्पज़ इज़ दैट कि हमको एट द एंड ऑफ द डे पता रहे कि मैं अपने पैसे के साथ क्या कर रहा हूँ। तो ये जो सीरीज़ मैं प्लान किया हूँ, ये कई छोटे छोटे वीडियोस को लेकर के हम कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से। बेसिक्स बोले तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम ये समझें कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर यदि करना चाहिए तो क्यों करते हैं हम इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, और उससे आगे बढ़ कर के कौन कौन सा अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट हम अर्न कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करने के लिए। कंपाउंडिंग काम कैसे करता है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग काम कैसे करता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे हम आज की वीडियो में। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो ETF हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, इन सभी को हम एक एक वीडियो में एक एक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के उसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ताकि हमको पता रहे कि कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए काम का है। और फिर हम जब स्टॉक मार्केट में पहुंचेंगे तो हम स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना चाहिए, मेरा पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए, फंडामेंटल्स पे जाना चाहिए या टेक्निकल्स पे जाना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस करें तो अपने को किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, टेक्निकल्स पे जाएं तो किन किन पैरामीटर्स को ध्यान पे रखना है। ये सभी का सभी पॉइंट्स हम कवर करेंगे वन बाय वन। और उसके साथ साथ में इन पैरेलल मैं एक एक स्टॉक चूज़ करके उनका एनालिसिस भी एज अ वीडियो शेयर करूँगा, ताकि अपना अंडरस्टैंडिंग में शेयर कर सकूं। बाकी आप अपने हिसाब से उसको देखिए, अपना रिसर्च करिए और उसके हिसाब से अपना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो ये है अपने आज के वीडियो का एजेंडा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार अम्बस्था। अराउंड 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे को BFSI सेगमेंट में काम करते हुए, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, और स्टॉक मार्केट में अराउंड 2008 से मैं काम कर रहा हूँ। अक्रॉस सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कैश, सभी में काम कर चुका हूँ। हर सेगमेंट में काम करने का अपना खट्टा मीठा अनुभव है। उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ सीखा हूँ और वो सीखा हुआ चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल करना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि कब करना चाहिए। तो जब हमको ये रियलाइज़ हो जाए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वही आपका ट्रिगर है, और उसी समय से आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मेरे को करना है। यदि आज आप डिसाइड किए तो आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, कल पे मत डालिए, क्योंकि कल कभी आएगा नहीं। अब वो अलग बात है कि आप आज डिसाइड करें तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग या अकाउंट ओपनिंग का फॉर्मेलिटीज़ करने में 4-5 दिन 3 दिन लग सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जब आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो डिसीजन इमीडिएटली लीजिए, और ख़ासकर इन्वेस्टमेंट का बात हो तो 100%। तो इन्वेस्टमेंट अपने को करना है और अभी करना है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों। तो इन्वेस्टमेंट करने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है वेल्थ क्रिएशन। हम इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक बड़ा सा वेल्थ क्रिएट कर सकें, और जब हम वेल्थ क्रिएट करते हैं तो फिर हमको अपने पैसे को बढ़ाना होता है।
तो हम उन सभी जगह पे रिसर्च करेंगे कि हम अपने पैसे को बढ़ाएं कैसे, और वैसा करके हम एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और वो कौन सा तरीका है वो हम धीरे धीरे समझेंगे इस वीडियो। क्योंकि हम जितने भी लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारा कहीं ना कहीं से पैसा हमारे पास सेविंग्स अकाउंट में आता है, और वहाँ पैसा आने के बाद फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पैसे को हम कहाँ कहाँ डालें तो हमारा पैसा ग्रो। यदि हम नहीं करेंगे तो हमको सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसीलिए हमको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन का कंपैरिजन और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ये समझना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत ही बेसिक सा पॉइंट। यदि मैं सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखता हूँ तो 3 से 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यदि आज के डेट में इन्फ्लेशन का रेट 6% है तो ये सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट को कैसे इम्पेक्ट करेगा ये समझिए। यदि आज मेरे पास 100 रुपये है और यदि मैं 1 साल तक इस 100 रुपये को सेविंग्स अकाउंट में जमा करके रखता हूँ तो अगले साल मेरे को बैंक 104 रुपये देगा, क्योंकि 4 रुपये का वो इंटरेस्ट दिया 4% के हिसाब से। और यदि इन्फ्लेशन का बात करूँ तो इन्फ्लेशन 6% है, लेकिन इन्फ्लेशन को डायरेक्टली हम लोग मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट नहीं करते। इन्फ्लेशन हमारे परचेजिंग पावर को एक्सप्लेन करता है। तो यदि कोई सामान 1 साल पहले 100 रुपये का मिल रहा होगा तो बिकॉज इन्फ्लेशन इज 6%, तो वो सामान आज के डेट में मेरे को 1 साल के बाद 106 रुपये का मिलेगा। तो कोई 100 रुपये का सामान 100 रुपये में मेरे को पिछले साल खरीदना था, मैं नहीं खरीद पाया। मैं 100 रुपये बैंक में जमा कर दिया और सोचा अगले साल खरीद लूँगा। अगले साल खरीदने गया तो सामान का रेट बढ़ के हो गया 106, जबकि बैंक में मेरे को इंटरेस्ट मिला करके मिला 104। फिर मेरे पास 2 रुपये घट गया। अब मैं क्या करूँ? अब इस 2 रुपये को पूरा करने के लिए या तो मैं कहीं से लोन लूँ, या तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा कहीं पे मैं जमा करके रखा हूँगा उसको यूज़ करूँ, और फिर 106 रुपये का सामान मैं खरीद पाऊँ। तो क्या हुआ? मेरे पैसे का वैल्यू घट गया। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे सेविंग्स पे मेरे को मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से भी कम है, उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ जा रहा है। तो ये हमारा रीज़न है समझने का कि इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपैरिजन होना ज़रूरी है, और हमारा जो भी प्रोडक्ट है जहाँ से भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उसको इन्फ्लेशन रेट को बीट करना ही करना है। तभी एट द एंड ऑफ द डे हम बोल सकते हैं कि मेरा पैसा ग्रो हो रहा है, नहीं तो हमारा पैसा डेप्रिशिएट होगा। अब दूसरा गलती जो अमूमन अक्सर लोग करते हैं वो क्या होता है कि यदि 104 रुपये मेरे को बैंक से मिला, 106 रुपये का सामान खरीदा, अब मेरे पास 2 रुपये कम हो गया। तो अब इस 2 रुपये के गैप को पूरा करने के लिए मैं बैंक को बोलूँगा कि भैया मेरे को लोन दे दो। और आज के डेट में बैंक वाले बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से SMS भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे, जो है प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, आप एक क्लिक करिए और फिर आपको विदिन 5 मिनट्स आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट तो हो जाएगा, लेकिन इस 2 रुपये के गैप को पूरा करने के लिए आप जो लोन लेंगे बैंक से, बैंक भले आपको 4% दिया, लेकिन इस 2 रुपये के लोन के ऊपर वो आपसे फिर 12% 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। तो ये जो 12-14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस रेट से जो आप बैंक को पैसा पे करेंगे वो टेक्निकली बैंक आपके पैसे से 14-15% का इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, और आपको दे कितना रहा है? 4%। तो यहाँ भी एक ट्रिगर है जो अपने को समझना ज़रूरी है कि अपने को पैसा यूज़ कैसे करना। अब हम सेविंग्स और इन्फ्लेशन का कंपैरिजन तो देखें, अब हमको ये देखना है कि कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग अपने को सबको पता है, राइट? ये हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि एक 2 टाइप का इंटरेस्ट होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि हमारे पास एक प्रिंसिपल है, एक फिक्स टेन्योर है और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उससे हमारा एक इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा और वो हर साल अपने को सेम अमाउंट अपने को मिलता रहेगा। वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। तो कंपाउंडिंग क्या होता है कि पहले साल में अपना पैसा जमा किया, उसको जमा करने के बाद मेरे को उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला, तो सेकेंड ईयर में वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिल करके सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, और अगले साल मेरे को पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा।
तो आप जो पैसा अर्न किए हैं एज एन इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट पे भी आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। तो ये है ना मस्त कंपाउंडिंग का फंडा। तो ये है एक्चुअल गेम जो आपके पैसे को ग्रो करता है, और हम कंपाउंडिंग के पावर को ही समझ पाते हैं। कंपाउंडिंग एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है जो कि हमारे पैसे को मल्टीफोल्ड करता है। और ये कब करता है वो अभी मैं आपको इस एक्सेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एक सिंपल सा टेबल है जो मैं 30 साल के लिए कैलकुलेट करके बनाया हूँ, और इसका सिर्फ पर्पज़ ये है कि हम समझ सकें कि कंपाउंडिंग अपने पूरे टेन्योर में कौन से टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, स्टार्टिंग के समय या लास्ट के समय। ठीक है, तो अब इस टेबल को आप चेक करिए। ये एक टेबल है जो 30 साल के लिए मैं बनाया हूँ, ईयर 1 से लेके ईयर 30, और ये अज्यूम करके चला हूँ कि मैं हर साल 1,20,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। अभी 1,20,000 रुपये कहाँ से आ रहा है? ये 1,20,000 रुपये आ रहा है हर महीने 10-10 हज़ार का पैसा निकालने से। तो यदि मैं हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहा हूँ तो एक साल के लास्ट में 1,20,000। पहले साल का आप बात देखिए, यदि ईयर 1 में 1,20,000 रुपये आप लगाते हैं तो रिटर्न मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूँ 15% के हिसाब से। यदि हम आज के रेट में म्यूचुअल फंड या ETF इन सेगमेंट में जा कर के कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 15% कोई बहुत ही अनरीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग मार्केट से उम्मीद कर सकते हैं यदि हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर के चलते हैं। तो 1,20,000 रुपये आप पहले साल में लगाए, उस पर 15% के हिसाब से अपने को 18,000 रुपये मिल गए। तो जब पहला साल ख़त्म होगा तो मेरे पास 1,20,000 प्लस 18,000, 1,38,000 मेरे पास टोटल पैसा होगा। अब जब हम सेकेंड ईयर में जाते हैं तो ये 1,38 तो है ही मेरे पास, इसमें मैं फिर से 1,20 लगा रहा हूँ तो मेरा पैसा हो गया 2,58,000, और इस पर मेरे को 15% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला कितना, 38,700, और मेरा पैसा हो गया 2,96,000। तो ऐसे करके मेरा पैसा ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना क्या है अपने को, यदि आप कैपिटल प्लस अर्निंग कॉलम को चेक करेंगे तो हम स्टार्ट किए पहले साल के लास्ट में 1,38,000 से, जो 5वें साल के लास्ट में 9,30,000, और 6वें साल में वो हो जा रहा है 12 लाख। तो कहने का मतलब कि 5वें से 6वें साल के बीच में हमारा पैसा 10 लाख के फिगर को टच कर लिया। तो इस टेबल के हिसाब से हम ये समझ के चलते हैं कि ठीक है, 6 साल में हमारा पैसा 10 लाख का फिगर क्रॉस कर लिया, क्योंकि 6वें साल के लास्ट में मेरे को 12 लाख मिल रहा है। अब 12 लाख से 20 लाख का जो सफ़र है वो देखिए 4 साल में पूरा हो गया। तो 1 लाख से स्टार्ट करके हमको 10 लाख का फिगर पार करने में 6 साल लगा, लेकिन 10 लाख से 20 लाख का जो सफ़र है वो हमारा 4 साल में पूरा हो गया। तो आप देखिए, जो 9वें साल का जो आपका कैपिटल प्लस अर्निंग का जो कॉलम है वो आपका बता रहा है अमाउंट 23,16,000। तो 18 से 23 मतलब 8वें से 9वें साल के बीच में हम लोग 20 लाख टच कर गए। फिर आप 9वें साल में जो 23 लाख है, उस 23 लाख से जब आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ 3 साल में अपन 33 पहुँच जाए। तो कहने का मतलब कि चूँकि मेरा इंटरेस्ट अर्निंग जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, तो भले ही मैं 1,20,000 रुपये लगा रहा हूँ, लेकिन 1,20,000 के अलावा जो मैं पिछले समय का इंटरेस्ट अर्न किया हूँ उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, और यही कारण है कि मेरा पैसा धीरे धीरे और फास्ट होकर के बढ़ना चालू हो रहा है। तो यदि आप ये प्रोसेस 10,000 रुपये हर महीना जमा करने का आप कंटिन्यू रखते हैं 30 साल तक, तो आपका पैसा कहाँ पहुँच रहा है? देखिए 5,99,00,000। ठीक है, अब एक समरी टेबल आपको मैं दिखाता हूँ। इस समरी टेबल को देखिए, इसमें 5, 10, 15, 20, 5-5 साल के माइलस्टोन पर ही टेबल बना है। ठीक है, तो 5 साल में मैं पैसा लगाया कितना, 6 लाख रुपए। मेरे को रिटर्न मिला इस 6 लाख पे 3,30,000। तो मेरा 5वें साल के लास्ट में मेरे पास पैसा कितना है, 9,30,000। 5 से 10 अगले 5 साल में मेरा जो पैसा है 9,30,000 से बढ़ करके 28 लाख। अगले 5 साल 10 से 15 साल के सफ़र में 28 लाख से पैसा बढ़ के 65 हुआ।
और अगले 5 साल मतलब जब 20वां साल पूरा हो रहा है तब हम 1 करोड़ का फिगर पार कर जा रहे हैं, ठीक है। और यदि ये 10 साल यदि आप और चला लेते हैं तो आपका पैसा 5 करोड़ 99 लाख हो। और ये कैसे हो रहा है, इसको एक और दूसरा चीज़ यहाँ पे अपने को समझना ज़रूरी है। जो पहला कॉलम टोटल इन्वेस्टमेंट का कॉलम है, ये हमको ये बता रहा है कि भाई इतने साल में मैं कितना पैसा अपने पॉकेट से दिया। तो यदि आप 30 साल वाला कॉलम देखोगे, 30 साल वाला रो देखोगे, तो 36 लाख रुपए मैं अपने पॉकेट से जमा किया। कैन यू इमेजिन, 36 लाख रुपए बस। और उस 36 लाख का जो वैल्यू है वो 5 करोड़ 99 लाख हो गया। तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला अब मेरे कैपिटल के ऊपर, 5 करोड़ 63 लाख। थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दैट इज अ फैक्ट। तो ये है कंपाउंडिंग का ताकत। तो इसको समझिए, क्योंकि आप किसी भी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, हर जगह यही कंपाउंडिंग का फंडा काम करेगा। और वो जो हम स्कूल में पढ़ते आए थे कंपाउंडिंग, आज वो हमारी लाइफ में इतना काम आने वाला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंडिंग से। अब मैं कंपाउंडिंग समझ लिया, अब मेरे को ये समझना है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट कैसे करूं। तो इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, वो जर्नी हम स्टार्ट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट, अपने फ्यूचर प्लान, अपने एज, इन सब बातों को ध्यान में रख कर फाइनेंशियल गोल सेट कैसे करते हैं। उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा एज आज के डेट में क्या है, अगले कुछ सालों में हमारा क्या क्या एक्सपेंसेस आने वाला है, मेरा प्रायोरिटी क्या है, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हम ये देखते हैं कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मीडियम टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल बोले तो 1 से 3 साल में मैं क्या करना चाहता हूँ। अभी एक आईफोन आने वाला है, अभी नया मॉडल, तो मेरे को आईफोन लेने का है, या मेरे को अगले साल जापान घूमने जाना है, स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। ये अपना एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपके लिए एक मैंडेटरी चीज़ है या आप इसको एज एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना चाहते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चूज़ करें या ना करें। मीडियम टर्म गोल क्या हो सकता है कि भाई अगले 4 से 5 साल में मेरे को एक कार खरीदना है, मेरे को रेंज रोवर खरीदना है, मेरे को ऑडी Q7 खरीदना है, या अगले 5 साल के बाद मेरा बेटा स्कूल क्रॉस कर लेगा, कॉलेज में एडमिशन कराना है, तो उसके लिए कुछ फंड जमा करना है। ऐसा मीडियम टर्म प्लान होता है। और फिर अपन जाते हैं लॉन्ग टर्म प्लान में। लॉन्ग टर्म प्लान में हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है, या फिर अपने को घर खरीदना है, ये प्लानिंग हो सकता है। तो ये सब कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग कौन से एज में स्टार्ट कर रहे हैं। यदि कोई 20 साल का लड़का स्टार्ट करता है, इफ आवर एज इज 20 ईयर्स, और 20 साल की एज में यदि हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस, तो हमारा लाइफ का प्रायोरिटी अलग है। यदि कोई 30 साल का स्टार्ट करता है तो उनका प्रायोरिटी अलग होगा। यदि किसी का एज 40 साल है और वो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या कुछ फाइनेंशियल प्लान, नया फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहे हैं, तो उनका प्रायोरिटी अलग होगा। तो एज के हिसाब से सोचने का जो नज़रिया है वो अपना चेंज हो जाता है। अब दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो कम एज के लोग होंगे वो थोड़ा सा उनका रिस्क लेने का एपेटाइट ज़्यादा होता है। तो मतलब कि वो ऐसा प्रोडक्ट भी सर्च कर सकते हैं जहाँ पर भले ही थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल आप किसी यंग जनरेशन से बात करेंगे तो दे माइट बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड गोइंग फॉर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन यदि किसी का एज 40 साल 45 साल है, उनको अपना पैसा लगाना है, तो बोलेंगे नहीं मैं क्रिप्टो में नहीं लगाऊंगा, वहाँ तो पैसा सेफ नहीं है, मेरे को डेट में जाने का है, मेरे को बॉन्ड मार्केट में जाने का है, भले कम मिले लेकिन अश्योर्ड मिले, शायद इक्विटी में भी ना जाए। तो हर किसी का अपना इंडिपेंडेंट चॉइस है कि उनका रिस्क लेने का कैपेसिटी क्या है, उनका प्रायोरिटी क्या है, और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा को बनाना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ही कैजुअल चीज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग। यूजुअली आप किसी के पास जा कर के पूछेंगे तो उनके दिमाग में हो सकता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली ऐसा कहीं पर लिख करके शायद ना बने कि मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग ये है,
कि अभी मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस। यदि आप चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, एक एक्सेल मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई मेरे को बाई 2025 ये करने का है, बाई 2030 ये करने का है। तो अपना एज कुछ भी हो, 1 से 3 साल, 5 से 7 साल, 7 से 10 साल अपने को बोलने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने को ईयर के हिसाब से चलना है, यूनिफॉर्म, कि चाहे मेरा एज कुछ भी रहे, मेरा एज 5 साल बढ़े चाहे 10 साल बढ़े, मैं डायरी में लिख करके रखा हूँ कि बाई 2025 आई शुड डू दिस, बाई 2030 आई शुड डू दिस। तो यदि ये मैं करके रखा हूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक सिस्टमेटिक ट्रिगर फॉर मी कि ठीक है, मेरे को चेक करते चलना है कि मैं अपने माइलस्टोन को अचीव कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छा बात है, नहीं कर पा रहा हूँ तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या इश्यूज है वहाँ पर। तो ये हमारा रीज़न है फाइनेंशियल प्लानिंग को करने का। तो आज के वीडियो का जो हम लोग प्लानिंग किए थे, यही था आज के वीडियो का प्लानिंग, जो हम स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक देखें। एक छोटा सा क्विकली रिकैप कर लेते हैं, बिल्कुल क्विकली, नॉट मोर देन 1 और 2 मिनट, कि हम सबसे पहले ये देखें कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। फिर हम डिसाइड किए कि हाँ, इन्वेस्टमेंट मेरे को करना चाहिए। तो फिर हम जब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लिए तो फिर हम इन्वेस्टमेंट के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। फिर हम समझे सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन का जो रेट होता है, उन दोनों को समझना क्यों ज़रूरी है, और इन्फ्लेशन कैसे हमारे पैसे को धीरे धीरे खाता है। फिर हम ये देखें कि कंपाउंडिंग काम कैसे करता है, और कंपाउंडिंग से हमारा पैसा कैसे मल्टीफोल्ड होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। फिर हम जब आगे बढ़े कंपाउंडिंग के बाद, तो हम फाइनेंशियल गोल पे बात की। फाइनेंशियल गोल में हम ये समझे कि शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल क्या क्या होना चाहिए, और उसके हिसाब से मेरा एज क्या है, उस एज के हिसाब से मैं डिसाइड करूं कि अगले 3 साल में या 7 साल में या 10 साल में मैं क्या क्या करना चाहता हूं, और फिर उनके सब के लिए अलग अलग हिसाब से पैसा को जमा करना स्टार्ट करूं। क्योंकि आप एक ही जगह पैसा जमा नहीं कर सकते। पैसा हम क्या करते हैं, पैसा हम अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह छांट करके वहाँ पर पैसा को जमा करते हैं, ताकि पैसा डाइवर्सिफाई भी रहे और साथ ही साथ कहीं उसको एक ही जगह पर लूज होने का पॉसिबिलिटी भी ना हो। फिर जब हम ये डिसाइड कर लिए, एज के हिसाब से रिस्क समझ लिए कि कौन सा मेरे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, कौन सा मेरे को ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, रिस्क को देखते हुए। तो ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम उस पर्टिकुलर स्लाइड पे जाएंगे या पर्टिकुलर पॉइंट वीडियो पे जाएंगे। फॉर नाउ अभी हमको इतना समझना है कि एज के हिसाब से रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से हमारा प्रायोरिटी भी चेंज होगा। फिर हम पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। जो भी हम इन्वेस्टमेंट का जरिया डिसाइड किए हो, चाहे म्यूचुअल फंड, चाहे ETF, चाहे इक्विटी, कुछ भी हो, हमको उसको मॉनिटर करना जरूरी। मॉनिटर करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यदि मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चूज़ किया हूँ जहाँ पर पैसा लगाना है, तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा कि वो 10% मेरे को इंटरेस्ट देगा, 15% देगा, 20% देगा, जो भी हो। तो मेरे को ये चेक करते रहना ज़रूरी है कि भाई वो प्लानिंग जो है वो काम बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि काम कर रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। यदि काम नहीं कर रहा है तो हमको समझना पड़ेगा कि क्या चेंजेस लाया जाए जिससे कि ये वापस अपने ट्रैक पर आए। तो इसीलिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट चूज़ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमको उसको रेगुलरली मॉनिटर करने का ज़रूरत है, और मॉनिटर करके ये देखना है कि सब एज पर प्लान आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो कुछ अच्छा बात, नहीं बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालिए। तो ये है आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। ये बहुत ही बेसिक वीडियो था, शायद आप लोगों को रिपीट टेलीकास्ट भी लगे, बट ठीक है, हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे काम तो आता ही है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे, पसंद आए तो आप लाइक करिए। यहाँ बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि जो भी ये नया वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके दिमाग में कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको लगे कि आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या हेल्प की आवश्यकता है, तो हर पॉसिबल सिचुएशंस में मैं हेल्प करूँगा आपको। वॉट एवर पॉसिबल एक्सटेंट मैं उस टॉपिक्स पे रिसर्च करके आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। तो थैंक यू सो मच। आज मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।